गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास लाइव हो गई है ना? क्लास लाइव हो चुकी है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। राजेश आ चुके हैं, सुमित, योगेश, जया, सूरज, पंकज। मैं एक बार देख लूं, सभी लोगों के कमेंट्स देख लेती हूं। अब मुझे एक बार बता दो आके कि लाइव हो गई है ना क्लास। हाँ जी बच्चों, मनोज, सुमित, पंकज, योगेश, नीतीश, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सब ठीक है? क्लास स्टार्ट कर दें अपनी आज की। हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हम केमिस्ट्री की क्लास पढ़े थे कल, जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने परमाणु संरचना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे बहुत सारे, जो आगे चलकर हमें पूरी की पूरी केमिस्ट्री को समझाने में हेल्प करेगा, है ना? ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सब कुछ फाइन? ओके प्रिया, पवन, शैलेंद्र, पंकज, राजेश, उमा, ठीक है। चलो रंजन, जितेंद्र। चलिए, तो हम कल की क्लास में पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ा था एटम क्या होता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, वो कहां कहां पे होते हैं, एटम के सेंटर में क्या होता है, उसका न्यूक्लियस, नाभिक, नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। बाहर ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं, जिनको ऑर्बिट या शेल कहते हैं, जिनको कक्ष कहते हैं हम, उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सारा दिन चक्कर काटते रहते हैं, झूमते रहते हैं। ठीक है बच्चा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ये आपका एटम होता है, इसकी हमने कुछ डेफिनेशंस लिखी थी, कुछ चीजें बताई थी आपको, नोट डाल करके। ये एक एक लाइन के पॉइंट है जो आगे चलकर हमें बहुत समझ में आएंगे। उसके बाद कल मैंने बताया था आपको कि 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं, परमाणु क्रमांक आपको याद करने हैं। तो किस किस बच्चे ने याद कर लिए? मैं उम्मीद यही कर रही हूं कि आप सबने याद कर लिए होंगे। और फिर मैंने कहा था एटॉमिक मास भी आपको याद करने हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान भी आपको याद करने हैं। और परमाणु द्रव्यमान कैसे याद करते हैं वो भी मैंने कल बता दिया था। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं था, लेकिन वो याद करने का एक तरीका है, तो आप उससे याद कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। देखो, बेसिक से एक एक चीजें लेके चल रहे हैं, फिर सारी चीजों को जोड़ के हम पीटी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, वहां पे सब कुछ काम में आएगा। अब जरा नोट डाल के कुछ मेरी चीजें लिखो, 3-4 पॉइंट लिखो, अच्छे से नोट डाउन करो। क्या बच्चा, मैंने कल आपको बताया था कि जो हम एलिमेंट्स होते हैं ना, जो तत्व होते हैं, उनको हम डिनोट किससे करते हैं? सिंबल से। तो ये जो एटॉमिक सिंबल है, ये एटॉमिक सिंबल सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था, यानी कि किसने इंट्रोड्यूस किया था? एटॉमिक सिंबल का मतलब हो गया परमाणु प्रतीक, यानी कि जैसे आपने हाइड्रोजन को H दिया, ये तो बहुत बाद में आया। पहले क्या हुआ बच्चा? पहले जॉन डाल्टन जी ने पूरे के पूरे संसार को ये बताया, जॉन डाल्टन जी ने सबसे पहले एटॉमिक सिंबल बनाए कुछ। तो अगर आपसे पूछ रहे ना कि सबसे पहले ये एटॉमिक सिंबल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो जॉन डाल्टन जी ने सबको इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन जॉन डाल्टन जी ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से सिंबल्स रखे थे, जैसे इस तरीके से एक का सिंबल रख दिया, एक का इस तरीके से रख दिया, किसी एक एलिमेंट का, किसी का इस तरीके से रख दिया, किसी का ऐसे रख दिया, 2 तरीके से। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही थी। उसके बाद में जो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल हैं, वो किसके द्वारा दिए गए थे? बहुत ध्यान से सुन लो कि मॉडर्न एटॉमिक सिंबल, आधुनिक जो परमाणुओं के प्रतीक हैं, लिखिए, वो किसने दिया था? आधुनिक परमाणु प्रतीक, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आप बताओगे वो दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा। जो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल है, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो किया था जॉन डाल्टन ने। फिर जो आधुनिक परमाणु के प्रतीक थे, वो किसने दिया था? ये दिया जे बर्जीलियस। बर्जीलियस साइंटिस्ट का नाम तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रहेगा। ओके, तो ये जो आप हाइड्रोजन का H लिखते हो, हीलियम का HE लिखते हो, लिथियम का Li लिखते हो, बोरोन का B लिखते हो, बेरिलियम का Be लिखते हो, ये जो सारे सिंबल्स होते हैं ना बच्चा, इधर कट रहा है ना, तो ये सारे सिंबल्स, इनको हम मॉडर्न एटॉमिक सिंबल कहते हैं। ये किसने दिया था? ये जे बर्जीलियस ने दिया था। ओके, अब बच्चा कुछ सिंबल लैटिन भाषा से लिए गए थे। मैंने आपको बताया था ना
कि अगर आपसे पूछ ले कि कुछ सिंबल हैं जो अटपटे से आपको लगते हैं, वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं? वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। रेलवे में यहां से क्वेश्चन आ जाता है। कुछ सिंबल लैटिन से लिए गए, जैसे मैम बताओ, जैसे हाइड्रोजन का तो एच है, आप समझ जाओगे हाइड्रोजन की स्पेलिंग में एच आता है, हीलियम की स्पेलिंग में एच ई आता है, ऐसे लिथियम की स्पेलिंग में एल ई आता है, तो आप कर लोगे। पॉइंट समझ में आ गया मेरा? लेकिन अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। कुछ होते हैं लैटिन सिंबल, जैसे सोडियम। सोडियम की स्पेलिंग SODIUM होता है, जबकि सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। तो ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया? तो ये लैटिन भाषा में। क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा में सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है। और बच्चा ये रेलवे वगैरह के एग्जाम में आ जाते हैं याद करने, जैसे मुझे याद है ना, वो आपको भी याद करने पड़ेंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है। ओके, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो लैटिन भाषा में सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है। पोटेशियम को क्या कहा जाता है? लिख लीजिए, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल के होता है, तो इसको हम लैटिन भाषा में कैलियम बोलते हैं। ऐसे ही होता है बच्चा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जिसको हिंदी में हम पारा बोलते हैं, उसका सिंबल Hg होता है। क्यों? क्योंकि इसको बोला जाता है हाइड्रार्गीरियम। हाइड्रार्गीरियम किस भाषा में? लैटिन भाषा में। ऐसे ही एक होता है टंगस्टन, जिसका वायर हम कहां काम में लेते हैं? फ्यूज वायर। किसके? इलेक्ट्रिक बल्ब का। इसका सिंबल होता है W, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में वोलंबम कहा जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये सारे आपको कुछ कुछ याद करने पड़ेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आ जाता है। सॉरी, वोलंबम नहीं, वो तो मैं मरकरी का लिखने लग गई, प्लम्बम होता है वो। ये होता है वॉल्फॉर्म। वॉल्फॉर्म, तो यहां से W बन गया। चलो अब उसका भी याद आ गया तो वो भी लिख लो। लेड। लेड जिसको हिंदी में हम सीसा कहते हैं, इसका सिंबल PB होता है। क्यों? क्योंकि इसको लैटिन भाषा में प्लम्बम कहा जाता है। प्लम्बम कहा जाता है। सोना, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या होता है बच्चा? AU होता है, क्योंकि इसे लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है। ओरम कहा जाता है। तो ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं ये सिंबल, कुछ कुछ सिंबल। ऐसे ही आप एक आधा और लिख लो। और किसका बचा कुछ अलग है तो वो आपको, जैसे 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 और किसका बच सकता है? आयरन। आयरन Fe, फेरम कहा जाता है। लिख लो, आयरन का भी लिख लो। आयरन जिसको हिंदी में लोहा कहते हैं, उसका सिंबल Fe होता है। क्यों? क्योंकि इसको लैटिन भाषा में हम फेरम के नाम से जानते हैं। तो स्लाइड से आपके इतने सारे क्वेश्चंस बन गए, एग्जाम में आता है। सबसे पहले ये जो एटॉमिक सिंबल हैं, जो इस तरीके से बनाए गए थे, ये जो बहुत टफ थे, कुछ कुछ आजकल भी काम आते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव का सिंबल बना हुआ होता है, कोई सब्सटेंस लिखा हुआ होता है ना, वहां पे रेडियो एक्टिव का ऐसे सिंबल बना हुआ होता है। तो ये जॉन डाल्टन ने दिए थे। फिर ये जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जो आपके बने हैं ना, ये जे बर्जीलियस ने इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चा किसका? कि लैटिन लैंग्वेज से भी कुछ सिंबल लिए गए, और ये सारे आपको याद करने हैं। कुछ बचा होगा तो वो पीरियोडिक टेबल में आ जाएगा। अभी इतना ही आ रहा है मुझे दिमाग में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सब पढ़ेंगे हम, तो ये सारा वहां पे आ जाएगा। अगर कोई अलग बचा होगा तो ठीक है। वैसे फेमस यही क्वेश्चन है। जैसे लास्ट जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें सोडियम का पूछा था और शायद एक टंगस्टन का पूछा था, जहां तक मुझे याद है कि टंगस्टन को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं। तो ये आपको कुछ लैटिन वर्ड याद करने हैं। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बच्चा, कोई नहीं बना सकता, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलो, हो गया एटॉमिक सिंबल। अब बच्चा बात ये आती है कि किसी भी एलिमेंट को हम किस तरीके से केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग देना। अब यहां से थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री के अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ा रही हूं, बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ा रही हूं बच्चा। आगे चल के टफ होता जाएगा डे बाय डे। ठीक है, ओके। चलिए लिखिएगा जरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिएगा कि तत्वों को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तत्वों को दर्शाना, कैसे दर्शाते हैं आप, कैसे लिखते हो आप एलिमेंट को, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। और जैसे रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, वो आपको समझनी है। ठीक है बच्चा, सुनो आप क्या क्या
मेरी बात को जरा ध्यान से सुनने जाइए। केमिस्ट्री के नोट्स दे दो, अरे यार तुम लोग एक एक चीज बोर्ड पे लिख रहे हो, खुद से नोट्स नहीं बना सकते क्या यार? हाँ, कितना आप लोग परेशान करते हो, सब कुछ पका पकाया माल चाहिए क्या? हाँ, और चैप्टर फिनिश होगा तो मैं इस चैप्टर के नोट्स डलवा दूंगी, ठीक है? पहले पढ़ लो आराम से। ये अलमारियां है ना मेरे घर में, अगर कैमरा घूम पाते तो मैं घुमाती। ऐसे भरे पड़े नोट्स से, ऐसे भरे पड़े किताबों से, फफूंद लग रही है उनपे। ऐसे ही आपका हो रहा होगा, मुझे पता है कोई नोट्स से नहीं पढ़ता है, खुद के नोट्स बनाया हुआ होगा ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। विपिन, पंकज कब से कमेंट कर रहे हैं मैम नोट्स दे दो, खुद से बना लो नोट्स। ये साइंस है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है जो नोट्स रटे रटाए लग लोगे। जब तक नहीं समझ में यहां नहीं बैठेगा ना, एग्जाम में भूल जाओ कुछ कर पाओगे। चलो ठीक है, और वैसे भी हर चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं उस चैप्टर के नोट्स डलवा दूंगी, डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही मीडियम में डलवा दूंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो बच्चा, हम कैसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम एक्स सिंबल से करते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर यहां पे सर पे हम लिखते हैं उसका ए, और यहां लिखते हैं उसके पांव में जेड। अब ये ए जेड क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। कोई भी एलिमेंट है एक्स नाम का एलिमेंट, ये हम एक कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके सिर के ऊपर हम उसका ए लिखते हैं और उसके पांव में उसका जेड लिखते हैं, ठीक है? सर के ऊपर क्या लिखते हैं? उसका ए, और पांव में उसका जेड। अब क्या होता है जेड? जेड का मतलब होता है इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर। हिंदी में बोलोगे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ये जो एक्स नाम का एलिमेंट है, इसके पांव में, इसके ये पांव है, पांव में इसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसके सर पे इसका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास कल मैंने पढ़ाया था हिंदी में, इसको परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोल सकते हो आप। तो इसके सर पे क्या होता है? इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो। और यहीं पे जहां पे एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है ना बच्चा, वहीं पे हम और साथ में क्या लिखते हैं? उसका एलिमेंट का चार्ज भी लिखते हैं, उसका आवेश भी लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैल्शियम के ऊपर इस तरीके से हम प्लस प्लस का 2 पॉजिटिव का निशान लगाते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन पे कभी कभी हम ऐसे 2 माइनस लगा देते हैं। तो ये क्या है? ये प्लस और माइनस, ये इन एलिमेंट्स का चार्ज है, आवेश है। अब यहां से बहुत सारी चीजें यहां पर, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहां पे धीरे धीरे आपको समझ में आनी चाहिए। आज की क्लास अगर समझ में नहीं, कल की बिल्कुल नहीं आएगी, भूल जाना बिल्कुल। इसलिए मैं कह रही हूं ढंग से पढ़ लो। तो मैंने कहा कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के पांव में उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। एटॉमिक मास को किससे करते हैं? ए से करते हैं। सब बता दोगे। चलो अब सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं। ये चार्ज किसी भी एलिमेंट का होता क्यों है? आवेश किसकी वजह से होता है? कल मैंने पढ़ाया था कोई भी एलिमेंट है उसके एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब सब बच्चे जानते हो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज 0 है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? +1। और इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज होता है? -1। तो अगर मैं कह दूं किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो किसकी वजह से है, तो आप बताओगे वो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से है। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, उस पर कोई आवेश होता ही नहीं है। तो बच्चा याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो ये चार्ज लगा हुआ है ना, जैसे यहां पे 2 माइनस था, यहां पे 2 प्लस थे, ये किसकी वजह से होता है? ये उसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से होता है। और ये एग्जाम में स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है ना? ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि कोई भी एलिमेंट है उसका चार्ज किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से नहीं होता है। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्या मैं यहां पे लिख दूं कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो चार्ज होता है, उसका जो आवेश होता है, वो किसकी वजह से होता है? उसके एटम में जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसी की वजह से होता है। हाँ जी मैम, और यही आपके एग्जाम का स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन गया। चलें आगे। चार्ज का पॉइंट क्लियर कर लिया।
अब देखते हैं ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। पहले ये देखेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। आता है ना एग्जाम में, फलाना एक एलिमेंट है उसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है, 16 न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा, या सीधा एटॉमिक मास दिया हुआ होता और आपसे पूछता है इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो ये निकालने का क्या तरीका होता है। तो उस तरीके तक जाने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर, इसके बिना केमिस्ट्री आपको समझ ही नहीं आनी है। ये जो मैं आज पढ़ा रही हूं ना क्लास और कल की क्लास पढ़ाऊंगी, ये जो 3 दिन की क्लास है ना, इसके बिना कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगी आप नील बट्टे सन्नाटा हो। तो परमाणु क्रमांक होता क्या है बच्चा, कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट परमाणु क्रमांक को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। और ये कहां पे लिखा हुआ होता है, कोई भी एलिमेंट है उसके पांव में लिखा हुआ होता है। परमाणु क्रमांक होता क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसके एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कहां होते हैं बार बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगी, तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, उसी संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। और जो एलिमेंट के कहां पे रहता है, हमेशा पांव में लिखा हुआ होता है। ये रहा, यानी कि ये Z जो है, ये Z किसके इक्वल है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भैया क्या ये स्टेटमेंट सही है। अब आपको वहां पता होना चाहिए Z क्या होता है और P क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या मैं 3 एलिमेंट लेती हूं, यहां पे इस चीज को यहां पे लिखना, ठीक है, ये यहां पे छोड़ दो। मैंने लिखा Na सिंबल सोडियम का होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर मैंने लिखा Na+, क्या लिखा मैंने, Na+ लिखा। और फिर मैंने लिखा ऑक्सीजन 8 और ऊपर मैंने लगा दिया 2-। ये मैंने 3 एलिमेंट लिए। क्या लिए मैंने, 3 एलिमेंट लिए, ले लिया। अब जरा बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कहां होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा पांव में होता है, पांव में होता है। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं आपसे या तो ये पूछ लूं कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि इन तीनों में प्रोटॉन की संख्या कितनी कितनी है, तो आप कैसे बताओगे, इसके प्रोटॉन 11 हैं, इसके भी 11 हैं और इसके 8 हैं, यही बताओगे, यही बताओगे ना ठीक है। क्यों, क्योंकि Z जो होता है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हो, वो उसके पांव में रहता है। तो इन तीनों के पांव में जो है वही उसका प्रोटॉन की संख्या है। हो गया मैम, प्रोटॉन की संख्या हम निकाल लेंगे, कोई भी आए हम कर लेंगे। अब बात आती है इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे कोई पूछ ले, एग्जाम में ऐसे आते, फिर आप इनको न्यूमेरिकल का नाम देते हो। ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये बच्चों स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, इनको आप न्यूमेरिकल्स नहीं बोलते हो, ठीक है। अब आपसे पूछिए कि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, जैसे ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो सुना बच्चा, वो सुनो। क्या कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो कैसे निकालोगे, ये जो पांव में जो संख्या लिखी हुई होती है ना, उसको एज इट इज लिख दो। लिख दिया 11 लिख दिया, इसका भी 11 लिख दो और इसका 8 है, 8 लिख दो, लिख दिया। अब जितना चार्ज है ऊपर, ये क्या है, चार्ज है, आवेश है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नहीं है तो ये उदासीन है, तो इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने प्रोटॉन हैं। मैंने कहा जब कोई भी एटम या किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं होता तो उसमें उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो मैं ये कह दूं कि एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी न्यूट्रल एटम। मैं ये कह दूं
कि एटॉमिक नंबर यानी Z इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह सकती हूं कब? जब वो एटम क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब वो उदासीन है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो जब भी कोई एलिमेंट न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, धनात्मक ऋणात्मक पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसका जो प्रोटॉन का संख्या है वही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि Z इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी न्यूट्रल एटम। ये लो बच्चा, ये एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन बन गया, प्रॉपर हो गया। चलो मैम, हम न्यूट्रल वाले के इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसमें और इसमें कैसे निकालेंगे? इनके पाव में जो था वो लिख लिया 11, इसके पाव में था 8, लिख लिया। अब जितना ऊपर चार्ज है और जो उस चार्ज का सिंबल है उसको रिवर्स कर दो नीचे लाके। यहां पर 1 प्लस चार्ज है तो 1 माइनस कर दो बच्चा यहां पे, और 11 माइनस 1 करते ही कितना बच गया? 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। यहां पे चार्ज कितना है? 2 क्या है? ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव है। तो यहां पर नेगेटिव है तो नीचे लाओगे तो इसको पॉजिटिव करना है, तो 8 प्लस 2 10, 10 हो गए। और याद रखिएगा ऐसे दो एलिमेंट, ये एलिमेंट अलग है, ये अलग है, ये ऑक्सीजन है, ये सोडियम है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो ये क्या कहलाते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10-10 है, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चा? ये कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। हिंदी में बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं इनको। ये लो बच्चा, ये डेफिनेशन बन गई आपकी, और एग्जाम का एक क्वेश्चन बन गया मजाक मजाक में। फिर से रिपीट कर रही हूं, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगी, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है? मैंने कहा कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नाम से, उसके पांव में उसका जेड होता है, उसके सर पे उसका ए होता है, और सर पे ही हम चार्ज लिखते हैं। जैसे ये इसका चार्ज है, ये इसका चार्ज है। जेड जो होता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और Z क्या होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, Z कहते हैं। लेकिन अगर वो न्यूट्रल है एटम, वो उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू ऑल्सो नंबर ऑफ इक्वल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वही उसका एटॉमिक नंबर भी कहलाता है। लेकिन अगर उस एटम के ऊपर क्या हो? चार्ज हो, आवेश हो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना चार्ज ऊपर जैसा भी है उसको लाके रिवर्स कर दो नीचे। अगर ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का +1 था तो नीचे -1 हो गया। ऊपर 2 नेगेटिव था तो नीचे 2 पॉजिटिव हो गया। तो इसमें 11 माइनस 1 करा 10, इसमें 8 में 2 जोड़े 10। अब ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, ये अलग तत्व है, ये अलग तत्व है, और 2 अलग अलग तत्व है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। बता दोगे? आपसे पूछ ले व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो नाम से ही क्लियर है। 2 अलग अलग एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक जैसी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बराबर होती है, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। हाँ जी मैम, कर देंगे। चलो आगे, अगली स्लाइड पे। हो गया, प्रोटॉन निकालना सीख लिया, इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया, अभी न्यूट्रॉन निकालना सिखा दूंगी आपको, ठीक है? अभी मैं आपको न्यूट्रॉन निकालना सिखा दूंगी। चलो आओ, ओके, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, जिसको हिंदी मीडियम वाला बच्चा परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान दोनों लिख सकता है। किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? सबसे पहले उसको डिनोट किससे करते हैं? ए से, ए से करते हैं। आगे चलकर मैं आपको ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं बोलने वाली हूं, मैं बोलूंगी इसका Z, इसका A कितना है, आप ये बताओ। ये इसका Z है, ये इसका A है, तो आपको वहां समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चा? अब सुनो जरा, क्या एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में, अच्छा आपने फिजिक्स में पढ़ा सेंटर ऑफ मास, है ना? सेंटर ऑफ मास पढ़ा है ना? सेंटर ऑफ मास क्या होता है?
कोई भी एलिमेंट होता है उसका जो मास होता है, उसका द्रव्यमान होता है, वो कहाँ होता है? उसके सेंटर में होता है। और एलिमेंट का जो एटम है उसका सेंटर क्या है? उसका न्यूक्लियस है। कल पढ़ाया था हमने, नाभिक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो बच्चा हम बोलते हैं फिजिक्स में एटॉमिक मास कहां होता है? उसके सेंटर में होता है। और केमिस्ट्री में हम कह देते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ n प्लस p। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो जोड़ है उसी को हम एटॉमिक मास, उसी को हम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। और ये कहां रहता है? हमेशा ऊपर सिर पे लिखा जाता है इसको। ठीक है बच्चा, अब सुनो जरा, क्या मैंने अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूं, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस निकलवाऊंगी। ठीक है, मैंने कहा सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके सर पे इस तरीके से 23 लिखा हुआ है। आप बहुत बार देखते हो ऐसे सोडियम लिखा हुआ है 11 23। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप बता दोगे। ठीक है, मुझे बताओ प्रोटॉन कितने हैं और मुझे बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब सबसे पहले सुनो, ये इसका क्या है? ये इसका Z है और Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर ये न्यूट्रल है, क्या इस सोडियम पे चार्ज लगा है? नहीं लगा ना, तो Z इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। होता है ना? ठीक है, ये क्या है इसका? ये इसका A है। A का मतलब इसका एटॉमिक मास है। और एटॉमिक मास क्या होता है? n प्लस p। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ही हम एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात? अब सुनो, क्या अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने का वही फंडा है, कोई नया फंडा नहीं है। निकाल दो जरा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन बच्चा जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाँ जी मैम। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं वो सुन लो। न्यूट्रॉन निकालते हैं हम इस ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या माइनस कर देते हैं। ऊपर वाली हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, इसको नीचे वाले से माइनस कर दो, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। यानी कि मैं ये कह दूं आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। हाँ जी मैम, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 23 माइनस 11, ये इसके न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। ये लो बच्चों, ये लो बच्चों, आ गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना। कर दोगे? चलो फटाक फटाक से 2-4 क्वेश्चन करवाती हूं। लास्टली बताती हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगी। एटॉमिक नंबर बता दिया, एटॉमिक मास बता दिया, इलेक्ट्रॉन निकालना बता दिया, प्रोटॉन निकालना बता दिया, उसका चार्ज निकालना बता दिया और उसका न्यूट्रॉन निकालना बता दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देती हूं, इन दोनों का बताओ। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकते हैं, आते भी ऐसे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना। हेलो, पता नहीं इतना क्या अर्जेंट है, 10 बार मिस कॉल कर दिया। चलो एक क्वेश्चन देती हूं। आर्गन, AR सिंबल होता है आर्गन का, आगे पढ़ोगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है। एक और क्वेश्चन दे रही हूं आपको, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बता दो मुझे फटाक से। मैं नहीं बताने वाली हूं, आप फटाक से बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। अगर ये बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी आपको आ जाएगा। इन दोनों में पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो, फिर प्रोटॉन की संख्या निकालो, फिर न्यूट्रॉन की संख्या निकालो और मुझे बता दो। चलो बच्चों जल्दी बताओ, फिर अगला करें अपन। क्लास का टाइम होने वाला है, देखो आधे घंटे से ऊपर हो गया। फटाक फटाक बता दो मुझे, फिर आगे चले अपन। बता दिया इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है। रूपा ने सही बताया है। मैम आप जितना बायो पढ़ा रही हो वही सब आया है पेपर में। कौन सा पेपर हो गया अभी प्रिंस? प्रिंस बेटा कौन सा पेपर हो गया? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दोगे? 18 18 22 होगा। सही बता रहे हो सब लोग?
राहुल कुमार गलत बताया। राहुल 17? क्या 17? कहां से राहुल 17 हो गया? 17 तो मैं क्लास को वापस। और ये बादल, आप भी गलत बता रहे हो। नहीं, बादल ने सही बताया। ये क्या है? नितेश। नहीं नहीं, नितेश भी नहीं था। क्या नाम था उसका? संजू। संजू भी ठीक बता रहा है। एक नीचे चला गया उसका नाम। ओ भाई साहब, एक 14 बता रहा है। पंकज, पंकज कह रहे 14। और बनादू कह रहे 20-20। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों ही 20-20 है। अच्छा चलो एक बार मैं निकालू इलेक्ट्रॉन की संख्या। चार्ज तो कोई है ही नहीं। अभी मैं चार्ज वाला दूंगी थोड़ी देर के बाद, वो आप बताओगे, ठीक है? मैंने बोला जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? यहां पे भी 18, यहां पे भी 18। अच्छा सॉरी, ऐसे लिख रहे हैं ना अपन, इसका पहले निकाल लें। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए, 22 ही होता है क्या? तो ये आ गया है ना। इधर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये 40 है तो 20। ठीक है, ये लो बच्चा, ऐसे निकाल दोगे आप, निकाल दोगे। अब अगर मैं यहां पे लिख देती प्लस प्लस ऐसे, अब बताओ जरा इसमें। हाँ, मैंने एक और क्वेश्चन जोड़ दिया इसमें, मैंने ऐसे बना दिया। अब बताओ फटाक से, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? Ca प्लस प्लस में कैल्शियम के ऊपर 2 मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो चार्ज वाला भी आ जाएगा। तो कर दोगे ना, रिवर्स कर देना। जितना ऊपर चार्ज है उसको उल्टा कर देना नीचे लाके। अगर ऊपर 2 है प्लस का तो नीचे -2 हो जाएगा, ऊपर -4 है तो नीचे +4 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, कर लोगे ये क्वेश्चन? एग्जाम में आ जाते हैं, बचकाना ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और ढंग के एग्जाम में भी आ जाते हैं कभी कभी। तो आपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज, ये सब कुछ सीधे समझ ली। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे चलो बच्चों, चलिए अब जरा नोट डाल के एक पॉइंट लिखना। नोट डाल के एक पॉइंट लिखना। हेनरी मोजले करके एक साइंटिस्ट थे। क्या साइंटिस्ट का नाम क्या था? हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले जी ने ना एक स्टेटमेंट दी थी। क्या स्टेटमेंट दी थी? बहुत ध्यान से सुनना। और इसी स्टेटमेंट से आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बना है पूरा। जो एलिमेंट्स बने हैं ना, जैसे आपको पता है कि सोडियम 11 नंबर पे रखा हुआ है उस पीरियोडिक टेबल में, 11 पे क्यों रखा है ना, 13 पे एल्यूमिनियम को क्यों रखा, 20 पे कैल्शियम को क्यों रखा, 30 पे जिंक को क्यों रखा, 80 पे मरकरी को क्यों रखा। तो हेनरी मोजले जी ने एक चीज बताई थी। आशीष अब समझ में नहीं आएगी, क्लास 40 मिनट लेट हो, समझ में नहीं आएगी, छोड़ दो क्लास, कल देखना। हेनरी मोजले ने कहा कोई भी एलिमेंट है ना, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये किस पे डिपेंड करती हैं? किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या कहा इन्होंने? कहा, किसने कही ये स्टेटमेंट? पहले तो ये लिख लो, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हेनरी मोजले, क्योंकि आ जाता है ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन। हेनरी मोजले करके एक साइंटिस्ट थे जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आगे फिर से आएंगे। ठीक है, हेनरी मोजले, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने एक कथन दिया। क्या कहा इन्होंने? कहा किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो उसका केमिकल बिहेवियर बोल दो, केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज बोल दो, जो उसका रासायनिक व्यवहार या रासायनिक गुण होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? रासायनिक गुण किस पे निर्भर करता है? तो उसके परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है, ना कि उसके परमाणु भार पे, यानी कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, उसके परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करता है। अब ये स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा समझाने चाह रही हूं आपको। ये स्टेटमेंट किसने कही? तो ये हेनरी मोजले जी ने कही कि भाई कोई भी एलिमेंट है, उसकी केमिकल बिहेवियर जो होगा ना, जो उसका रासायनिक व्यवहार होगा, वो उसके परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है। अब बच्चा मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूं, आप मुझे बताना क्या ये सही है। मैंने लिखा इधर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हिंदी में मैं लिखती हूं परमाणु द्रव्यमान। कोई एक बच्चा कह रहा है मैम बायो खत्म हो गया क्या? कितने दिन बाद क्लास कर रहे हो अनवर? हा? अभी कहाँ हो गया? 3 दिन बायो 3 दिन केमिस्ट्री चलवा लिया आप लोगों ने जिद करके। कहा था पहले बायो खत्म कर लो, लेकिन नहीं मान रहे थे। चलो सुनो, मैंने कहा मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूं, आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोग बताओ, एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है?
एटॉमिक मास और एटॉमिक का क्या संबंध है, परमाणु भार का परमाणु क्रमांक से क्या संबंध है। ठीक है, ये आपसे मैंने पूछा और मैं ऑप्शन भी दे दे रही हूं। यहां पे एक सिंबल लगेगा, क्या लगेगा, ये सिंबल लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, इसमें से कौन सा सिंबल लगेगा। कल की क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से बड़ा होता है। चलो पीछे की स्लाइड्स में देखते हैं। एटॉमिक मास बड़ा है ना ये इससे, इसका भी एटॉमिक मास बड़ा है, एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास बड़ा होता है हमेशा। देख लो इसका भी बड़ा है, कहीं से भी देख लो ना, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है ना वो बड़ा होता है किससे, एटॉमिक नंबर से। एक एलिमेंट को छोड़ दो, कौन सा एलिमेंट था भाई साहब, ये है आवारा तत्व, इसे नोटोरियस एलिमेंट कहा जाता है। आवारा है, आवारे कुत्ते होते हैं ना, यहां वहां घूमते रहते हैं, ये भी एक जगह नहीं टिकता, हाइड्रोजन भी, इसको नोटोरियस एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आगे बताएंगे क्यों, समझे ना मेरी बात। मैंने कहा था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एक एक होता है, बराबर होता है। तो मैं ये कह दूं कि एटॉमिक मास हमेशा बड़ा होगा, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ये बराबर भी होगा। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का रिलेशन निकाल दिया आपने, हाँ जी निकाल दिया। ये एग्जाम का क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ मिर ने बहुत सही आंसर दिया, हो गया बच्चा। चलूं अगली स्लाइड पे। अभी नहीं समझ में आ रहा कि मैम ये सब क्यों बता रही है, आगे चल के सब समझ में आएगा, ठीक है। और हेनरी मोजले ने कहा कि कोई भी आपका क्या है एलिमेंट है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वैलेंसी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आएगा धीरे धीरे। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा किसकी, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। और इसी एटॉमिक नंबर के आधार पे हेनरी मोजले ने एलिमेंट्स को अरेंज करके क्या बना दिया, पीटी बना दिया। पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी बना दिया। एक दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बना, हेनरी मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, जो पीटी बनाया, वो उन्होंने किसके आधार पे, आपको बताना है, वो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक के आधार पे बनाया, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर हमेशा छोटा होता है किससे, एटॉमिक मास से। और इसी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है कोई भी केमिकल है उसकी क्या, कोई भी एलिमेंट है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी वैलेंसी, ये सब क्या होती है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। और ये स्टेटमेंट किसने बोली, हेनरी मोजले ने। इतना लिख के छोड़ दो, आ जाओ अगले पॉइंट पे, आ जाओ अगले पॉइंट पे। जरा बात करते हैं किसकी, मैंने आपको बताया था कोई भी एलिमेंट है उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। हम आज एक की बात करेंगे और वो एक है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन। लिख दो, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, जे थॉमसन ने की थी। हिंदी में साइंटिस्ट का नाम इंग्लिश में ही लिखा करो, इतनी इज्जत दिया करो साइंटिस्ट लोगों को, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, इसका आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। जबकि चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव सिंबल लिख दो और लिख दो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान इतना होता है। आप कहोगे मैम ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे, कुछ नया पढ़ाओ। अभी पूछ लूंगी आपसे 2 क्वेश्चन, आप बताना, आपको बताना पड़ेगा। हो गया, चलो। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, और द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो आप बताओगे 9.1। एक सेकेंड, हाँ जी, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम। सी क्या है, कुलाम है, केजी क्या है, किलोग्राम है। ओके, हो गया।
इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद हो गया होगा और बचपन से करते आ भी रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके एंटी पार्टिकल का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल का नाम क्या होता है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। और हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, विपरीत कण। इसका प्रति का मतलब विपरीत होता है, एंटी पार्टिकल। हाँ जी, एंटी पार्टिकल क्या होता है आपसे पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल का नाम क्या होता है? सबसे पहला आपको पता होना चाहिए एंटी पार्टिकल क्या होता है ना? एंटी पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल का एंटी, पार्टिकल का विपरीत, यानी कि ऐसा ही पार्टिकल जिसका चार्ज और मास का वैल्यू तो यही होना चाहिए, लेकिन आवेश क्या होना चाहिए? हमेशा उल्टा होना चाहिए। प्रोटॉन बोल रहे हैं, राज, पंकज, विवेक, यही पढ़ा ना तुम लोगों ने केमिस्ट्री। फिर कहते हो मैम हम तो बचपन से केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं। वाह जी वाह हीरामणि, है ना? विवेक ने सही आंसर दिया है। सुनो, एंटी पार्टिकल की डेफिनेशन क्या होता है? बोथ हैव, लिखना एंटी पार्टिकल का, बोथ हैव यानी कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बोथ हैव सेम मास एंड चार्ज। सेम मास, पहले मास लिखो अच्छा लगेगा। सेम मास एंड सेम चार्ज, but opposite sign is known as antiparticle। देखो एंटीपार्टिकल क्या होता है? किसी भी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का सेम मास होगा। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान सेम होगा और चार्ज का वैल्यू भी सेम होगा, ये दोनों सेम रहेगा, लेकिन अपोजिट साइन यानी कि उसके जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा बच्चा? पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है उसको क्या कहा जाता है? ये माइनस है, चार्ज यही रहेगा, मास यही रहेगा, माइनस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बन गया। अब यहां पे मैं प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा? यहां पे मैं प्लस कर दूं तो मास और आपका जो चार्ज है वो तो सेम रहेगा, तो उसको आप क्या बोल दोगे? उसको आप बोल दोगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ो, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? पॉजिट्रॉन। क्या बन जाएगा? पॉजिट्रॉन। और एग्जाम में आता है इस पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो लिख दो एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? आया ना क्वेश्चन, देखा है प्रीवियस ईयर में, कभी लगाया प्रीवियस ईयर का? तो एंडरसन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। ये लो बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल का नाम क्या होता है? तो उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी एंडरसन ने की थी। एंडरसन ने की थी, नॉट प्रोटॉन, ठीक है, नॉट प्रोटॉन। कहां से पढ़ के आए हो? चले आगे, समझ में आ गया इस स्लाइड से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? चलो आगे। बहुत आसान समझा रही हूं मैं, इससे ज्यादा तो फिर नागिन डांस करके समझा सकती मैं, अब नहीं है मेरे में हिम्मत इससे आसान समझाने का। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, इसकी खोज किसने की, किसका एंटी पार्टिकल होता है, बता दोगे क्वेश्चन बन गए तो? हाँ जी मैम बता देंगे। अब आओ जरा नेक्स्ट पॉइंट पे। आप जानते हो केमिस्ट्री में क्या बनते हैं? केमिस्ट्री में बॉन्ड बनते। ये कलर तो आपको नहीं दिखेगा ना, नहीं। चलो, केमिस्ट्री में क्या बनते हैं? आबंध बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है केमिस्ट्री में। अब आप कहोगे मैम हम तो जिंदगी में भी बॉन्ड बनाना चाहते हैं किसी ना किसी से, तो उसके लिए आपकी केमिस्ट्री स्ट्रोंग होनी चाहिए किसी से, तब आपका बॉन्ड बनेगा, है ना? हिंदी में बोलते हैं आबंध का बनना। लिख लो, आबंध या बंध भी बोलते हैं, ठीक है, आबंध का बनना, या लिख दो बंध का बनना। आप जानते हो केमिस्ट्री में बॉन्ड बनते हैं, है ना, पढ़ा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आगे पढ़ोगे भी सारा।
ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में, अच्छा ये बताओ, बॉन्ड बनना कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है? अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी दो एलिमेंट है उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, वो फिजिकल प्रोसेस है, वो भौतिक अवस्था है, या उसकी केमिकल प्रोसेस है? आप सब जानते हो बॉन्ड बनना क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। पहली पॉइंट तो यही आप लिख लो, ठीक है। केमिकल प्रोसेस का मतलब है रासायनिक क्रिया है, ये कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है बच्चा? बताती हूं अभी फिजिकल प्रोसेस क्या होता है। स्लाइड का जलना, स्लाइड का बुझना, ये फिजिकल प्रोसेस है ना। केमिकल प्रोसेस वो होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, इलेक्ट्रॉन काम में आता है। अब सुनो जरा, क्या यहां से कुछ पॉइंट आपको मुझे क्लियर करना है। क्या करना है क्लियर, वो सुनो। कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट है, ये उसका एटम है। आप जानते हो, कोई, मैं एलिमेंट का नाम नहीं ले रही हूं, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, उसका नाभिक है। और नाभिक के बाहर ये जो गोल गोल चक्कर बताए थे, ये क्या बता, इसको क्या कहते हैं हम? ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं, शेल कहते हैं। और इन शेल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, झूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, झूमते रहते हैं ना। इसमें भी इलेक्ट्रॉन झूमते रहते हैं। इसको के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलेंगे, इसको एन बोलेंगे, इसको ओ बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे। इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल सकते हो। कौन से फॉर्मूले से? 2n² से निकाल सकते हो, सब पढ़ा चुके हो। अब ऐसे आपको आना चाहिए, ऐसे केमिस्ट्री आपको लर्न होगी कि ये मैम ने बनाया, तो इसके पीछे का इतिहास जो पढ़ा चुके हैं वो आपको आना चाहिए। अब सुनो बच्चा, मैं क्या बताना चाह रही हूं। कोई भी केमिकल प्रोसेस होती है, यानी कि जब बॉन्ड बनते हैं, क्या बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड बनने में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, मैं ये बता रही हूं, ठीक है। ये जो कोई भी एलिमेंट है, उसका जो सबसे आउटर शेल है, आउटर ऑर्बिट है, जैसे इसमें दो ही है, के और एल दो ही है ना। ये इसका के बोल देंगे, ये इसका एल बोल देंगे, दो ही शेल है। तो इसका आउटर कौन सा हो गया? ये हो गया ना। तो इस आउटर शेल को क्या कहा जाता है? पहले ये सुनो, आउटर शेल को हम केमिस्ट्री में कहते हैं वैलेंस सेल। क्या कहते हैं इसको? वैलेंस शेल कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको बाहरी कक्षा, या हम इसको कह देते हैं संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा या बाहरी कक्षा, कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर वाला शेल जो होता है ना, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। अब मैं आउटर शेल नहीं बोलूंगी, आगे से मैं वैलेंस शेल बोलूंगी, ठीक है। और इस वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुझे नहीं पता 2 4 6 8 कितने होते हैं, मुझे नहीं मतलब उससे। इन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको क्या कहा जाता है? इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा, जब भी कहीं पर भी कोई एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने में हिस्सा यही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये वाले। ये कहां है? वैलेंस सेल वाले। ये अंदर वाले नहीं है, के शेल वाले नहीं है, ये तो अंदर होगी ना इसकी, आउटर शेल वाले। आउटर शेल को हमने क्या बोला? वैलेंस सेल। तो मैं ये कह दूं कि जब भी कहीं पे कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें कौन हिस्सा लेता है? तो आप क्या बताओगे बच्चा? उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। अब मैं एक लाइन बोल रही हूं, ठीक है। क्या कोई भी एलिमेंट है, उसका केमिकल बिहेवियर, एलिमेंट्स का केमिकल बिहेवियर इज केमिकल, अच्छा ऐसा लिखो, थोड़ा स्टेटमेंट से करो। केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैम बिल्कुल सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिंदी में क्या लिखोगे? किसी भी तत्व का रासायनिक गुण। कैसे लिखोगे? किसी भी तत्व का
रासायनिक गुण उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। बता दोगे? निर्भर करता है। क्यों मैम? देखो ना, ऊपर मैम ने बोला बॉन्ड बनना एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल बिहेवियर है एक, और बॉन्ड बनने में हिस्सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मैं ये कह दूं किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर है, उसका केमिकल प्रोसेस है, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। तो हमने दो चीजें पढ़ ली आज, उसके एटॉमिक नंबर और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उसका केमिकल बिहेवियर होता है। हो गया? लिख दिया? ठीक है, आ गया समझ में ये पॉइंट? यहां तक के क्लास में किसी को भी डाउट है? हाँ जी, अब आगे चलेंगे। अभी नहीं, एक क्लास में सारा पढ़ा दूंगी तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। टाइम भी हो गया क्लास ओवर करने का। अब फटाक से 5 मिनट में वही रिवीजन कर ले। चलो, रिवीजन करने में हमने आज क्या क्या पढ़ा? मैम ने आज आपको पढ़ाया सबसे पहले कि एलिमेंट्स को हम उनके एटॉमिक सिंबल से डिनोट करते हैं। ये एटॉमिक सिंबल पहले दिए जॉन डाल्टन ने, लेकिन बड़े कॉम्प्लिकेटेड दिए। लोगों को ऐसा बनाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। फिर मॉडर्न एटॉमिक सिंबल जो हम अभी देख रहे हैं, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, नियोन का Ne, ये किसने दिया? ये आपके जे बर्जीलियस ने। ये साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं। कुछ है जो हमने लैटिन भाषा से ले लिए, ये सबके लैटिन वर्ड, लैटिन नेम है इनके। जैसे आपका घर का नाम अलग है, आपके स्कूल का नाम अलग है, तो वैसे याद कर लो। ये इनका घर का नाम है सोडियम, ये इनके स्कूल का नाम है नेट्रियम, है ना? चलो, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है और कोई भी एलिमेंट है उसका चार्ज क्या होता है, वो पढ़ा दिया मैंने। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, फिर मैंने बता दिया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। फिर मैंने अगली स्लाइड बता दिया किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है और उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, आप सीख गए होंगे। फिर मैंने कहा कोई भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के रिलेशन, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ये बाकी सब एलिमेंट्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है, इतना मास होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है उसको पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी किसने की। फिर मैंने कहा जब भी केमिस्ट्री में बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं वो वैलेंस सेल के लेते हैं। अब वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर शेल होता है। आउटर क्या? सबसे बाहरी कक्षा। इतनी बात आपको याद हो गई तो बोल दो यस मैम। ठीक है, चलें आगे। अब बता दो क्या समझ में नहीं आया? अब समझ बहुत आसान है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्रिंस में उनको जूलॉजी पढ़ाती हूँ, जूलॉजी में भी सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी। नीट में बायोलॉजी के 5-5 फैकल्टी होती हैं, ठीक है। बॉटनी कोई अलग पढ़ाएगा, जूलॉजी भी 2 पार्ट में कोई और पढ़ाएगा, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी कोई और, जेनेटिक्स कोई और, सेल बायोलॉजी कोई और, माइक्रोबायोलॉजी कोई और, ऐसे। चले, अब हम यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखाऊंगी आपको, बहुत कुछ सीखना है अभी तो, ठीक है। मैम काश कोई 9th 10th में भी ऐसे केमिस्ट्री पढ़ा देता। कोई बात नहीं, 9th 10th में नहीं पढ़ाया तभी तो मैं आ गई आपको पढ़ाने। आसान लग रही है केमिस्ट्री? टफ लग रही है क्या कुछ? अभी तो कुछ टफ पढ़ाया ही नहीं तो लगेगा भी नहीं। ठीक है बच्चा, अब मैं एक बार बता दूं, जिनको नहीं पता है वो सुन लो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारा क्या चल रहा था? शायद एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था, वो यहाँ पे खत्म कर लेंगे मंडे ट्यूसडे में, नेक्स्ट कमिंग में। दोनों साथ चलाते हैं, सब लोगों की इसी में रजामंदी है कि मैम आप साथ में चलाओ, तो ठीक है, ठीक है। और फिर थर्सडे, फ्राइडे और कभी कभी सैटरडे भी लगा करेगी। जब मुझे बहुत ही जरूरी काम होगा तो मैं ऑफ करवा लूंगी, नहीं तो मैं सैटरडे भी लूंगी। तो इन 3 दिन में हम केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, तो हमारा सिलेबस साथ साथ चल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। दोनों पढ़ लेंगे। हाँ, लेकिन इतनी मुझे फ्रीडम देना कि कभी हमने कोई चैप्टर चलाया है वो मैं बीच में नहीं छोड़ सकती, 3-4 दिन का गैप नहीं दे सकती, क्योंकि उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा और मुझे डबल एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इतनी मुझे फ्रीडम देना कि किसी वीक में ये बोल दूं कि बच्चों इस पूरा वीक में आपको बायो ही पढ़ाऊंगी, इस पूरा वीक में आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी।
क्योंकि वो कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको 4 दिन का गैप दे दिया ना, फिर आपके सर से ऊपर चला जाएगा, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ रिवाइज करवाना पड़ेगा और वो मेरे बस का नहीं है। फिर डबल एनर्जी, आपका भी टाइम खर्च होगा, मेरा भी टाइम खर्च होगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इतनी फ्रीडम मेरे पे छोड़ देना। मैं अगर कह दूं ना इस वीक बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ट्रस्ट कर लेना, हाँ ठीक है मैम बायोलॉजी पढ़ेंगे, और मैं कह दूं इस वीक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप कहते ना ठीक है मैम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यानी कि कोई चैप्टर चल रहा होगा तो उसको फिनिश करेंगे हम। हाँ, ऐसे चैप्टर होंगे जो हम बीच में छोड़ सकते हैं, उनको हम छोड़ देंगे। ओके, चल तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जिसको भी, जो पंकज इतनी देर से कमेंट कर रहा है मैम डीएनए ऑफ साइंस बुक कहां से ले, मेरी जो इंग्लिश मीडियम में किताब है जिसको हम डीएनए ऑफ साइंस नाम दिया है, वो किताब कुछ इस कलर की है, ठीक है। अमेज़न फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करोगे डीएनए ऑफ साइंस बाय काजल मैम तो आपको मिल जाएगा। एक जगह आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, उसको अवॉइड करके दूसरे में देख लेना, किसी ने डाल रखा होगा। ये मेरा फोटो लगा, ये इंग्लिश में है, इसमें हिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, इकोलॉजी सबके क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस के भी हैं, ठीक है। अगर बायोलॉजी की तरफ लेनी है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम एक ही किताब में है, तो वो बायोलॉजी वॉल्यूम 1 है, सर्च कर लेना। अमेज़न फ्लिपकार्ट आसपास के दुकानों पे, छोटे मोटे शहरों में नहीं मिलेंगे, जैसे बड़े शहर जयपुर, पटना, इन सब में आपको दुकानों में मिल जाएंगी। मुखर्जी नगर से मंगवा देना, मुखर्जी नगर की दुकानों में बहुत पड़ी रहती है, ठीक है बच्चा। ठीक है पंकज, मैं नहीं बोलती हूँ किताब विताब का, मैं तब नहीं करती हूँ ना, फिर ऐसा लगता है टीचर प्रमोट ही कर रहा है, पढ़ा कब रहा है ना, मेरी ये आदत नहीं है बच्चा। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। टेस्ट मैंने बोला था 15 जनवरी के बाद लूंगी, मकर संक्रांति के बाद आपका टेस्ट लूंगी।